इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर कोई रिएक्शन SN1 या SN2 मैकेनिज्म के जरिए आगे बढ़ता है तो इसका तयन कैसे करेंगे। और इसके अलावा ये भी देखेंगे कि इन रिएक्शंस के लिए कैसे प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसके लिए हम SN1 बामुकाबला SN2 का खुलासा देखते हैं। सबसे पहले हम जो चीज़ देखेंगे वो सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर है। मिसाल के तौर पर इस नीचे वाले रिएक्शन को देखें तो हमारे पास एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड प्राइमरी सबस्ट्रेट है। तो हम SN2 रिएक्शन के बारे में सोचेंगे जिसमें कम स्टेरिक हिंड्रेंस यानी रुकावट चाहिए होती है, और यही हमारे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में है। हम अपनी पिछली वीडियो से जानते हैं कि SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर उसी वक्त हमला करता है जब लीविंग ग्रुप निकलता है। तो इस रिएक्शन में जो सॉल्वेंट है वो हमारा न्यूक्लियोफाइल है जो कि एथेनॉल है। तो हमारा न्यूक्लियोफाइल इस पर हमला करने जा रहा है और ऑक्सीजन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने जा रहा है। तो हमारा न्यूक्लियोफाइल उसी वक्त हमला करता है जब लीविंग ग्रुप निकलता है। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इस पर आ जाएंगे और आयोडाइड एनाइन बनाएंगे जो कि एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है। चले अब जो हमें हासिल होता है वो बनाते हैं, कार्बन चेन बनाते हैं। और जैसे कि हमें पता है कि ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया है तो ये ऑक्सीजन अभी भी इथाइल ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है। चले वो भी ऑक्सीजन यहाँ बनाते हैं और हाइड्रोजन भी। तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है वो हाइड्रोजन भी। इसके अलावा ऑक्सीजन के पास अभी भी एक लोन पेयर है तो ऑक्सीजन पर इसकी वजह से +1 फॉर्मल चार्ज आ जाता है। अब आगे हमें अपने प्रोडक्ट के लिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाने की ज़रूरत है, लिहाजा हम एथेनॉल का एक और मॉलिक्यूल बनाएंगे। एथेनॉल हमारा सॉल्वेंट है और इस दफ़ा एथेनॉल बेस के तौर पर काम करेगा। हमें इस प्रोटॉन ऑक्सीजन के साथ लगे हुए हाइड्रोजन को लेने की ज़रूरत है और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर आ जाएंगे। अपनी फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। कार्बन चेन है, फिर हमारे पास ऑक्सीजन है, ये कार्बन है और अब हमारे पास ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन के 2 लोन पेयर हैं। लिहाजा हमारा दूसरा मरहला एसिड बेस रिएक्शन है। हम प्रोटॉन लेते हैं और हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है जो कि ईथर है। गौर करें, हमें अपने फाइनल प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास कोई कायरल सेंटर ही नहीं है कि हम परेशान हो। तो चलें अब एक और रिएक्शन देखते हैं। तो इस रिएक्शन में हम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड से शुरू करने लगे हैं। अगर मैं यहाँ अपने सेकेंडरी सबस्ट्रेट की समरी देखूं तो इसमें है कि हम SN2 मैकेनिज्म भी कर सकते हैं और SN1 मैकेनिज्म भी कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। पहले न्यूक्लियोफाइल को देखते हैं। ये Na पॉजिटिव और SH नेगेटिव है। मैं इधर SH नेगेटिव बनाऊंगी जो कि हमारा न्यूक्लियोफाइल है और ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। सल्फर पर नेगेटिव चार्ज है जिसकी वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। और अगर सॉल्वेंट को देखें तो हम अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि DMSO एक पोलर ए प्रोटेक सॉल्वेंट है जो SN2 रिएक्शन की तरफदारी करता है। लिहाजा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और पोलर ए प्रोटेक सॉल्वेंट के साथ हम SN2 मैकेनिज्म के बारे में सोच सकते हैं। हम जानते हैं कि जब न्यूक्लियोफाइल हमला करता है उसी वक्त लीविंग ग्रुप निकल जाता है और हमारा न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर हमला करने जा रहा है और उसी वक्त हम लीविंग ग्रुप को खो देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन पर आएंगे और ब्रोमाइड एनाइन बच जाएगा। इस रिएक्शन में हमें अपने SN2 रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री जानने की ज़रूरत है। हमारे न्यूक्लियोफाइल ने लीविंग ग्रुप की मुखालिफ सिम से हमला करना है, इसलिए हम उलट कन्फिगरेशन हासिल करेंगे। अगर हमारे पास कायरल सेंटर है तो हमें इस रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ब्रोमीन वेज पर है। तो अब अपनी फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। SH हमसे दूर जा रहा है इसलिए हमने ये डैश बनाया है। हम पिछली वीडियो में इस पर बहुत तफसील से बात कर चुके हैं। तो हमें इस SN2 रिएक्शन के लिए उलट कॉन्फ़िगरेशन हासिल होगी। पहले एल्काइल हैलाइड को देखते हैं। वो कार्बन जो ब्रोमीन के साथ बॉन्डेड है वो 2 और कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, लिहाजा ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है। और हम जानते हैं कि SN1 या SN2 में से कोई भी हो सकता है, लेकिन हमें न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट को देखने की ज़रूरत है। वही फैसला करेंगे कि यहाँ कौन सा मैकेनिज्म हो सकता है।
हमारा न्यूक्लियोफाइल फॉर्मिक एसिड होगा और ये कमजोर न्यूक्लियोफाइल है और पानी एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। और हम जानते हैं कि ये दोनों चीजें SN1 मैकेनिज्म की तरफदारी करती हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बनने वाले कार्बोकैटायन को मुस्तहकम करता है। तो पहला मरहला लीविंग ग्रुप का निकलना होता है ताकि हमारा कार्बोकैटायन बन सके। लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन पर आ जाएंगे और ब्रोमाइड आयन बना देंगे। और जिस कार्बन से हम बॉन्ड दूर लेकर जा रहे हैं या जिस कार्बन से ब्रोमीन बॉन्ड तोड़ रहा है, इस पर +1 फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। तो चलें अपना कार्बोकैटायन बनाते हैं। ये पानी के इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये रिंग है, फिर ये लाल कार्बन है ये, और ये गुलाबी वाला ये है। तो ये हमारा सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, लेकिन ये दरअसल बेंजिलिक कार्बोकैटायन है जिसकी वजह से ये ज्यादा मुस्तहकम है। रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमें दरअसल दूसरे रेजोनेंट स्ट्रक्चर भी मुहैया करते हैं जो पॉजिटिव चार्ज को मुस्तहकम करते हैं। बेंजिलिक कार्बोकैटायन हमारा इलेक्ट्रोफाइल है और अगले मरहले में न्यूक्लियोफाइल ने हमारे इलेक्ट्रोफाइल पर हमला करना है, और इधर हमारा न्यूक्लियोफाइल फॉर्मिक एसिड है। हमारे पास फॉर्मिक एसिड में 2 ऑक्सीजन है और इनमें से एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। तो इनमें कार्बोनाइल ऑक्सीजन नीचे वाली ऑक्सीजन से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। अब कुछ देर में हम मजीद तफसील में जाते हैं, लेकिन अभी न्यूक्लियोफाइल को अपने इलेक्ट्रोफाइल पर हमला करते देखते हैं। तो ऑक्सीजन के लोन पेयर इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, इस न्यूक्लियोफिलिक हमले का नतीजा बनाते हैं। तो जनाब हमारे पास बेंजीन रिंग है, ये लाल कार्बन ये है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को नुमाया करते हैं, और इस वाले कार्बन के साथ ऑक्सीजन ने जो बॉन्ड बनाया है वो भी बनाते हैं। और ये ऑक्सीजन 2 कार्बन के साथ जुड़ी हुई है जिसकी बाएं तरफ हाइड्रोजन है और दाएं तरफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। अब हमारी ऑक्सीजन पर +1 फॉर्मल चार्ज है और ये प्रोडक्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर इधर लेकर जा सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर ले जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसका नतीजा देखते हैं। मैं पहले अपने रेजोनेंस ब्रैकेट्स बनाऊंगी, फिर रेजोनेंस का तीर बनाऊंगी। तो हमारे पास बेंजीन रिंग है और हमारे पास कार्बन है। हमारा इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड भी है और मैं इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर भी बनाऊंगी। इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन का अब बस एक बॉन्ड है, इधर मैं हाइड्रोजन लिखूंगी। हमारे पास अब इधर डबल बॉन्ड है। अब मैं आपको इलेक्ट्रॉन्स की हरकत दिखाती हूँ। तो मुख्तलिफ रंग इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन्स की हरकत देखते हैं। ये लाल वाले यहाँ आ गए और ये जो गुलाबी हैं तो ये गुलाबी वाले यहाँ आ जाएंगे। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर +1 फॉर्मल चार्ज आ गया है, लिहाजा कार्बोनाइल ऑक्सीजन के हमले से बनने वाली प्रोडक्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और फिर अपनी प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। बस सोचे इधर साथ में एक बेस होगी, जैसे कि पानी कह लें। हम ये प्रोटॉन ले सकते हैं और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स पीछे रह जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर रह जाएंगे। चले अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। हमारे पास बेंजीन रिंग है, इधर ऑक्सीजन होगी, फिर इधर कार्बोनाइल और फिर हमारा हाइड्रोजन है। इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स के 2 लोन पेयर्स हैं, इस ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन के 2 लोन पेयर्स ही हैं। ये हरे वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इस ऑक्सीजन पर आ गए। तो जनाब ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट। गौर करें कि हमारे प्रोडक्ट में कायरल सेंटर भी मौजूद है। ये वाली कार्बन जो यहाँ पर है ये कायरल सेंटर है, इसके साथ 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स लगे हुए हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमें रेसिमिक मिक्सचर हासिल होगा, हमें दोनों एनैंटियोमर्स हासिल होंगे, क्योंकि याद रखें हम वापस अपने कार्बोकैटायन की तरफ जा रहे हैं। ये कार्बोकैटायन प्लेनर है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल किसी भी सिम से हमला कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कार्बोनाइल ऑक्सीजन की तरह ये वाली ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक क्यों नहीं है, तो चले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये वाली ऑक्सीजन जब पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर हमला करती है तो होता क्या है। जब ये ऑक्सीजन कार्बन पर हमला करती है तो इसका प्रोडक्ट बनाकर देखते हैं। ये हमारी बेंजीन रिंग है और इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है और ये ऑक्सीजन मजीद कार्बोनाइल के साथ बॉन्डेड है और कार्बोनाइल हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। ऑक्सीजन के पास अभी भी हाइड्रोजन है और लोन पेयर है।
मैं वो भी ऑक्सीजन पर बनाती हूँ जो ऑक्सीजन को +1 फॉर्मल चार्ज देते हैं। गौर करें कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन इस कार्बोनाइल कार्बन के बिल्कुल साथ है और हम जानते हैं कि ये कार्बोनाइल कार्बन पार्शियली पॉजिटिव है क्योंकि ये कार्बोनाइल कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेता है। तो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन पार्शियली पॉजिटिव कार्बन के बिल्कुल साथ है और हम जानते हैं कि एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को मुख्तलिफ सिमत में धकेलते हैं यानी रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर गैर मुस्तहकम हो जाता है। यही वजह है कि ये ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल नहीं है। चलिए अब आखिरी मिसाल देखते हैं। तो ये एक टर्शरी एल्काइल हैलाइड है और टर्शरी सबस्ट्रेट का मतलब है कि हमें SN1 मैकेनिज्म के बारे में सोचना है। तो हमारा पहला मरहला इधर लीविंग ग्रुप का खोना है। ये इलेक्ट्रॉन्स इस पर आ जाएंगे और आयोडाइड एनाइन बनाएंगे और हम इस कार्बन से बॉन्ड को लेकर जा रहे हैं ताकि कार्बोकैटाइन बन सके। चलिए कार्बोकैटाइन बनाते हैं। तो हमारे पास 6 कार्बन वाली रिंग है। इस लाल वाली कार्बन पर +1 फॉर्मल चार्ज है तो हमारे पास टर्शरी कार्बोकैटाइन है। और अगले मरहले में हमारा न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे हमला करता है और हमारा न्यूक्लियोफाइल हमारा सॉल्वेंट है जो कि मेथनॉल है। तो हमारा न्यूक्लियोफाइल हमारे इलेक्ट्रोफाइल पर हमला करने जा रहा है। ऑक्सीजन इस लाल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। चले इस न्यूक्लियोफिलिक हमले का नतीजा बनाते हैं। तो ये रिंग है, इस पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन बॉन्डेड है। ऑक्सीजन अभी तक हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है। हमारे पास अभी तक ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर मौजूद है। इससे ऑक्सीजन पर +1 फॉर्मल चार्ज आ जाता है। हमें न्यूट्रल प्रोडक्ट चाहिए है, लिहाजा मेथनॉल का एक और मॉलिक्यूल आएगा, लेकिन इस दफा न्यूक्लियोफाइल की बजाय ये बेस के तौर पर काम करेगा और इस प्रोटॉन को ले लेगा। तो ये हमारा मेथनॉल का मॉलिक्यूल है और वो ये वाला प्रोटॉन ले लेगा। चले अपना हतमी प्रोडक्ट बनाते हैं। ये हमारी रिंग है, इधर हमारा मिथाइल ग्रुप है, इधर ऑक्सीजन और इधर एक और मिथाइल ग्रुप है। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर्स हैं, 2 लोन पेयर्स हैं। ये नीले इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर आ जाते हैं। एक इसके पास पहले था, दूसरा प्रोटॉन जाते हुए ऑक्सीजन को दे गया। गौर करें हमारे फाइनल प्रोडक्ट में कोई कायरल सेंटर नहीं है, इसलिए हमें स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में भी परेशान होने की जरूरत नहीं है।